नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील चौरसिया। कल हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा हुआ था कि जैसा कि पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, इन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं। तो हमने उसके अंतर्गत हमने बैक्टीरियल डिसीज को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वायरल के ऊपर। तो कल हमने बैक्टीरियल को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे वायरल डिसीज, इसी को कहेंगे विषाणु जनित रोग। वायरल पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, विषाणु की भी बात होती है तो विषाणु भी क्या होते हैं, परजीवी का कार्य करते हैं। और हम देखते हैं विषाणु क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्मजीव है। जिस प्रकार हमने जीवाणुओं को पढ़ा था उसी प्रकार विषाणु भी होते हैं। तो कल हमने बैक्टीरियल में 11 डिसीज को पढ़ा था। अब आज हम पहले लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से बैक्टीरियल होते हैं, वायरल होते हैं और कौन कौन से नहीं। तो पहले हमें इनको याद करना पड़ेगा कि कौन से वायरल है। अब देखिए, वायरस शब्द की बात आई तो वायरस क्या है, विषाणु इसी को हिंदी में कहते हैं। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ वायरस, तो क्या कहेंगे, वायरोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, तो वायरोलॉजी। ये इसी को बोलते हैं विषाणु विज्ञान। तो विषाणु विज्ञान नहीं पूछेंगे, इंग्लिश ही शब्द आपको यूज करेंगे, तो वायरोलॉजी। ठीक है। तो अब हम पहले इनकी लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से हमें डिसीज को पढ़ना है। इसके बाद एक एक पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं एड्स। कल के वीडियो में कुछ कमेंट्स आए कि इंक सही से नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि आज ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल मार्कर कुछ लाइट चल रहा था। तो इसके बाद पहले हम पढ़ेंगे एड्स वायरल में, इसकी बात करें, फिर पढ़ेंगे मम्स। ठीक है, अब मम्स, इसी को गलसुआ कहते हैं, इसी को टॉन्सिल कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे चिकन पॉक्स, ये इसी को बोलते हैं छोटी माता। एक होते हैं स्मॉल पॉक्स। अब देखिए, नाम उल्टा है, अंग्रेजी उल्टी लिखते हैं। स्मॉल पॉक्स को ही बोलते हैं चेचक या बड़ी माता, इसी को शीतला बोलते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं चिकन पॉक्स और इसमें। तो चिकन पॉक्स से तात्पर्य छोटी माता से है, स्मॉल पॉक्स से तात्पर्य बड़ी माता। अब रेबीज को पढ़ेंगे। रेबीज, या इसी को हाइड्रोफोबिया बोल देते हैं, फियर ऑफ वाटर बोल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेनिंजाइटिस। ये इसी को ब्रेन फीवर बोल देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रैकोमा। ट्रैकोमा। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा। इसके बाद हम बात करें डेंगू, ये इसी को ब्रेक बोन फीवर बोल देते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। इसके बाद हम बात करें पोलियो, या उसी को पोलियो मेलाइटिस बोल देते हैं। ठीक है, पोलियो। इसके बाद पीलिया, या जिसे बोलते हैं जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। तो अंग्रेजी में आपका जॉन्डिस ही पूछा जाता है, जॉन्डिस। इसके बाद मीजल्स, ये इसी को मीसल्स बोल देते हैं, इसी को खसरा बोलते हैं। और इसके बाद तो एड्स को हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्रैकोमा हो गया, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियोमेलाइटिस, जॉन्डिस, और हम देखते हैं मीसल्स। ठीक है, तो कल जैसा हम इसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि जितने भी डिसीज हैं ये सब क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलने वाले रोग हैं, यानी ये सब क्या कहलाएंगे, कम्युनिकेबल कहलाएंगे, संक्रामक कहलाएंगे। ठीक है, अब एक एक को हम पढ़ते हैं जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम एड्स पर फोकस करेंगे। अब पिछली परीक्षा में, विगत परीक्षाओं में कई बार आपका पूछा गया है एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों सभी को पता होगा, कई बार आपने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा कि ये नाम पूछा गया है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, ठीक है, ए से एक्वायर्ड हो जाएगा, आई से इम्यूनो हो जाएगा, डी से डेफिशिएंसी हो जाएगा, और एस से सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
इसी हिंदी में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो, ठीक है, डिफिशियंसी और ऐसे सिंड्रोम या संलक्षण बोल देते हैं। इससे पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, संक्रामक है असंक्रामक, तो संक्रामक है कम्युनिकेबल है, अब संक्रामक है तो बैक्टीरियल है, वायरल तो वायरल पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद वायरल है तो हम देखते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यदि वायरल है तो इसके पैथोजन का नाम क्या है, रोग कारक का नाम क्या है, कौन सी वायरस के द्वारा फैलता है, तो कई बार आप पढ़ते हैं कौन सी वायरस के द्वारा, तो HIV। तो एड्स की वायरस का नाम क्या होता है, पैथोजन का नाम क्या होता है, तो HIV। अब हो सकता है कि इसको कई बार पूछ चुके हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को, तो हो सकता है इस बार पूछ लें आपका HIV का पूरा नाम क्या होता है, तो H से क्या हो जाएगा, तो जब H की बात करेंगे तो H मीन्स ह्यूमन, ठीक है, I मीन्स हो जाएगा इम्यूनो, ठीक है, ये ह्यूमन इम्यूनो। और अब देखिए डी इसमें होता नहीं है, लेकिन जो वायरस इम्यूनो के साथ में वायरस का नाम डेफिशिएंसी जोड़ लेते हैं, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी और वी से हो जाएगा वायरस, ठीक है। तो जब भी बात करेंगे HIV का पूरा नाम, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि HIV का नाम है तो डी कहाँ से आ गया, इम्यूनो के साथ में लिख देते हैं डेफिशिएंसी वायरस, यानी वायरस के साथ में डी आ जाता है। तो एस से ह्यूमन इम्यूनो और डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये HIV का पूरा नाम हो जाएगा। अब इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये हमने पढ़ा था कि फिर इसके बाद में आता है कि इफेक्टेड ऑर्गन का नाम बताइए, तो हम देखते हैं या तो WBC आ जाएगा, तो WBC लिख सकते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर हम देखते हैं कि WBC का कार्य क्या होता है, तो शरीर में हमारे बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी बनाए रखना। तो हम देखते हैं ये आ जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, ये इसी को बोल सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। यदि आ जाएगा एक्स से इफेक्टेड ऑर्गन का नाम बताइए, तो प्रतिरक्षा तंत्र लिख सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जिसे कहते हैं, और या फिर WBC लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्स। अब एक्स से हम देखते हैं HIV का पूरा नाम पूछ लिया। अब कभी कभी पूछ लेते हैं इससे संबंधित टेस्ट कौन सा होता है, कैसे पता पड़ता है कि व्यक्ति में एक्स है अथवा नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है एलिसा। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एलिसा का संबंध किस रोग से है, तो एलिसा का संबंध किससे, एक्स से। अब इसका भी पूरा नाम पूछ सकते हैं, तो एलिसा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं ई से क्या हो जाएगा, एंजाइम, ई से क्या हो जाएगा, एंजाइम, एल से क्या हो जाएगा, लिंक्ड, ठीक है, आई से एंजाइम लिंक्ड इम्यून, ठीक है, सॉर्बेंट, और इसे हो जाएगा एसी। इस प्रकार से एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसी, ठीक है। हिंदी में भी आपको यही लिख सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसी, ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो एलिसा किससे संबंधित है, एड्स से, इसका ये पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि एड्स से जो होता है, तो एड्स की बात करें तो इससे संबंधित दवा क्या है, मेडिसिन क्या है, तो वर्तमान में जो एड्स के लिए मेडिसिन यूज हो रही है तो उसको बोलते हैं एजिडोथायमिडिन, एजिडोथायमिडिन, एजिडोथायमिडिन। ठीक है, अब इतने आपके क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। एड्स संक्रामक है, और संक्रामक है तो वायरल है, वायरल है तो कौन सी वायरस के द्वारा होता है, HIV, कौन सा अंग प्रभावित होता है, अफेक्टेड ऑर्गन, तो WBC लिख सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम लिख सकते हैं, और इसका पूरा नाम क्या होता है, HIV का पूरा नाम क्या होता है, इससे संबंधित टेस्ट क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इससे संबंधित दवा कौन सी होती है ना। तो इस प्रकार से अपने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब कभी भी सिम्टम्स पूछते नहीं है कि शरीर के भार में कमी आती है ना, तो इस प्रकार से। और हम जानते हैं एड्स के बारे में, ये एड्स 3 ही कारणों से फैलता है, या तो हम देखते हैं
कि संक्रमित यौन संबंधों के द्वारा, या हम देखते हैं ब्लड डोनेशन के द्वारा संक्रमित ब्लड का इस्तेमाल करने से, या जन्म के पश्चात यदि हम देखते हैं कि जच्चा को यदि हम देखते हैं माता को यदि एक्स है तो बच्चे में संभावना उसकी बन सकती है। इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। तो इतने क्वेश्चन आपके एक्स से रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, मम्स, या इसी को गलसुआ बोल देते हैं हिंदी में, इसी को टॉन्सिल बोल देते हैं। या तो टॉन्सिल के नाम से पूछते हैं या हम देखते हैं गलसुआ के नाम से पूछते हैं, है ना। गलसुआ कभी नहीं देते, मम्स या टॉन्सिल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना है संक्रामक है। अब संक्रामक है तो हम देखते हैं वायरल को पढ़ रहे हैं, यानी हम देखते हैं कौन सा है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अब विषाणु के द्वारा होने वाला है तो इसके पैथोजन का नाम क्या होता है। तो कुछ रोग हम पढ़ेंगे कि जो उनकी अंग्रेजी वही होती है वही उनके पैथोजन का नाम होता है, यहाँ तक कि वही उनके वैक्सीन का नाम भी होता है। तो मम्स के विषाणु का नाम भी मम्स ही होता है। ठीक है, अब मम्स में होता क्या है, तो हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सैलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं, लार ग्रंथियों की बात करते हैं, तो मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो हम देखते हैं एक होती है सबलिंगुअल, ठीक है, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक होती है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, एक होती हैं पैरोटिड ग्लैंड। अभी क्या होती हैं, एक एक जोड़ी होती हैं, यानी संख्या की बात करें तो कितनी होती हैं, 2। अब इसको सबलिंगुअल को बोल देते हैं हिंदी में अधोजिह्वा। ठीक है, जब सबलिंगुअल की बात होगी तो इसको क्या बोलते हैं, अधोजिह्वा। इसकी बात होगी तो हम देखते हैं अधोहनु। ठीक है, जिसकी बात करेंगे तो इसको बोल देते हैं उपकर्ण। इसलिए लिखते क्योंकि कभी कभी हम हिंदी याद करके जाते हैं, लेकिन पेपर में भी आपको सबलिंगुअल ही मिलेगा, सब मैक्सिलरी ही मिलेगा, पैरोटिड। अब आपकी इच्छा हो रही होगी कि कहाँ पाई जाती हैं, तो जब इनकी बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। सबलिंगुअल की बात करते हैं तो लैंग्वेज, भाषा का उच्चारण कहाँ से होता है, जीभ से, टंग से। तो हम देखते हैं कि सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है जिह्वा के किनारों पर पाई जाती है, जीभ के। सब मैक्सिलरी यानी को सब मैंडिबुलर बोल देते हैं, तो जबड़ों में पाई जाती हैं। और पैरोटिड तो हम देखते हैं कर्ण के नीचे पाई जाती हैं, और इन्हीं को कर्ण ग्रंथियां कह देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मानव शरीर की बात करते हैं तो कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़े। जिह्वा में एक जोड़ी हम देखते हैं जबड़ों, और एक जोड़ी कानों के नीचे। अब यदि आता कि मम्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो सैलाइवरी ग्लैंड लिख सकते हैं, लार ग्रंथियां। लेकिन अब यदि और कठिन क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होती है, तो कानों के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है, पैरोटिड। और हम देखते हैं जब गलसुआ हो जाता है तो कान के नीचे स्वाइलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे बोल देते हैं गलसुआ। तो कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, पैरोटिड। या कौन सा अंग प्रभावित होता है तो लार ग्रंथि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि रोगी की गर्म पानी से सिकाई करते हैं और टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। संक्रामक है, कम्युनिकेबल है, और हम देखते हैं वायरस के द्वारा फैलता है, यही इसके वायरस का नाम है जो कि रोग का नाम है। और हम देखते हैं कौन सा अंग प्रभावित होता है, इफेक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो सैलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 6 पेयर पूछेंगे तो 3 जोड़ी होते हैं। और कौन सी सैलाइवरी ग्लैंड प्रभावित होती है तो पैरोटिड, और ये कहाँ पे स्थित होती है तो कान के नीचे। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे रिलेटेड। तो ये अपना दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया मम्स को। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे रोग की ओर, चिकन पॉक्स। ये भी बहुत संक्रामक होता है, और हम देखते हैं कि इसका जो प्रसार होता है, फैलना जो होता है, तो देखते हैं कि छींक के द्वारा, सांस के द्वारा ही हम देखते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब किसी घर में या एक कैंडिडेट को चिकन पॉक्स होता है तो हम देखते हैं कि घर के अन्य सदस्यों को भी, अन्य मेंबर्स को भी चिकन पॉक्स होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये वायु के जरिए, और हम देखते हैं रोगी के छींक के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में रोगी को हम देखते हैं दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ज्वाइंट की बात करते हैं, और फिर हम देखते हैं हल्का बुखार भी आता है, और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि शरीर में हल्के हल्के दाने निकल आते हैं, जिसे बोल देते हैं चिकन पॉक्स। अब ऐसे कुछ लोग देवी प्रकोप भी मानते हैं, लेकिन साइंस में हम देखते हैं कुरीतियों को महत्व नहीं देते हैं। तो साइंस में इसके लिए ना तो कोई टीका है ना कुछ, केवल हम देखते हैं इस रोग के लिए साफ सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और केवल साफ सफाई ही इसका बचाव है। ठीक है, तो हम देखते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसके पैथोजन का नाम क्या है, तो पैथोजन का नाम होता है वेरिसेला। तो कौन से विषाणु के द्वारा होता है, वेरिसेला। थोड़ी अंतर है, ये वेरिसेला के द्वारा होता है ना, वेरिसेला विषाणु के द्वारा होता है।
ठीक है। प्रभावित अंग, तो जब हम देखते हैं फुंसियों की बात होती है, बुखार की बात होती है, तो संपूर्ण शरीर आ जाएगा। ठीक है। तो ये विषाणु जनित है, और कौन से विषाणु के द्वारा? वेरिसेला। कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर। और इसका बचाव ही इसका उपचार होता है, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। और एक होता है स्मॉल पॉक्स, इसे बोलते हैं चेचक, या इसी को बड़ी माता बोलते हैं, या इसी को हम देखते हैं शीतला भी बोल देते हैं। इसी को बड़ी माता और इसी को हम देखते हैं शीतला बोल देते हैं। अब देखना, सेम यही कंडीशन इसमें होती है कि रोगी को जोड़ों में दर्द होता है, बुखार आता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि शरीर पर दाने निकल आते हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में क्या होता है कि जो दाने होते हैं तो वो फ्लूइड से भर जाते हैं, तरल पदार्थ से भर जाते हैं, और जब वो तरल पदार्थ सूख जाता है तो हम देखते हैं कि निशान छूट जाता है। तो इसे बोलते हैं चेचक, इसी को शीतला बोलते हैं, इसी को बड़ी माता बोलते हैं। इसमें हमने जो चिकन पॉक्स में है तो क्या पढ़ा था? रोग कारक का नाम वेरिसेला, और इसमें हम देखते हैं जो रोग कारक होता है वो होता है वेरिओला। थोड़ा अंतर है, बहुत कंफ्यूज होते हैं और पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जब चेचक की बात करेंगे तो वेरिओला होता है। प्रभावित अंग में संपूर्ण शरीर आ जाएगा। लेकिन स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो इसके लिए वैक्सीन होता है, और कभी कभी पूछ लेते चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखते हैं एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। या चेचक का टीका किससे संबंधित है? चिकन पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल स्मॉल पॉक्स से। ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं रेबीज। अब देखिए रेबीज एक दो बार एग्जाम में देखा है, पेपर सेट आप लगाते हो तो उसमें देखा होगा, कई बार पूछ लेते हैं, जैसे हम रट के जाते हैं कि कुत्तों के द्वारा होता है, तो कभी पूछ लेते हैं कि कुत्तों के काटने से होता है, नोचने से होता है। तो हम देखते हैं, हमें ये देखना है जो रेबीज का विषाणु होता है वो जानवरों की लार में पाया जाता है, और हम देखते हैं ये भी जरूरी नहीं कि सभी जानवरों में रेबीज पाया जाए। जैसे कुत्ते की बात करते हैं, बिल्ली में आमतौर पर, गीदड़ में पाया जाता है, भेड़िए में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है। लेकिन इस रोग के जो विषाणु होते हैं तो हम देखते हैं कि जानवरों की लार में पाए जाते हैं, और जब हम देखते हैं काटते हैं तो हम देखते हैं लार के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और शुरू में हम देखते हैं कि जब रोगी को घाव होता है तो उस स्थान पर दर्द होता है, तिलमिलाहट होती है, और कुछ समय पश्चात जब हम देखते हैं रेबीज का असर होता है तो रोगी को भोज्य पदार्थों को निगलने में कठिनाई होने लगती है, और हम देखते हैं अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। वो बताते हैं कि इस रोग में जो होता है कि रोगी को पानी की आवाज़ से डर लगने लगता है, इसीलिए बोल देते हैं पानी की आवाज़ को बोलते हैं अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिया। एक शब्द आता है पानी का डर, जिसे बोल देते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है। तो पूछ लेते हैं फियर ऑफ वाटर के नाम से किसे जाना जाता है, पानी के डर के नाम से किसे जाना जाता है, जलातंक के नाम से किसे जाना जाता है, या हाइड्रोफोबिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेबीज। अब कौन से वायरस के द्वारा? तो यही इसके वायरस का नाम होता है। अब रेबीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक है। जब भी बात आ जाएगी कि कौन सा अंग प्रभावित होता है तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। अब इसके लिए जो टीका होता है उसको भी हम देखते हैं, रोगी को हम देखते हैं एंटी रेबीज के टीके लगवाए जाते हैं। कौन से टीके होते हैं? तो एंटी रेबीज। तो टीके का नाम भी रेबीज रोधी बोल सकते हैं हिंदी में, या एंटी रेबीज। अब इसमें टीके कितने होते हैं? तो देखिए जब रोगी को रेबीज या कुत्ता काट लेता है और हम देखते हैं कि संभावना बढ़ती है किसी ऐसे जानवर के काटने से, तो जो पहला टीका होता है तो 72 आवर्स के अंदर लगवाया जाता है। इसके बाद 3 दिन में दूसरा टीका लगता है, फिर हम देखते हैं 7 दिन में तीसरा लगता है, 14 दिन में चौथा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 टीके लगवाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। रोग कारक का ये इसकी बात करते हैं, वायरस का नाम तो रेबीज हो जाएगा, टीके का नाम तो एंटी रेबीज। और यदि आया रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लिख सकते हैं लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर। ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो हम देखते हैं एडवर्ड जेनर ने। लेकिन यदि आया कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अब हम सोचें कि इसमें पढ़ते चले जाएं, है ना, तो हम देखते हैं इतने से इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा जितने हम बता रहे हैं, है ना। तो ये रेबीज हो गया, इसी को हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं। अब आता है मेनिंजाइटिस। तो कई बार परीक्षा में यही पूछ लेते हैं सीधा कि मेनिंजाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो मेनिंजाइटिस के संबंध की बात करते हैं तो मेनिंजाइटिस का जो संबंध होता है ब्रेन से होता है, मस्तिष्क से। और हम देखते हैं कि ब्रेन की बात करते हैं तो मनुष्य का, ह्यूमन का ब्रेन की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो हम देखते हैं कि ब्रेन 3 पार्टों में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च। अब जो ब्रेन होता है तो चारों ओर से हम देखते हैं कि एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है,
या झिल्लियां तो होती हैं 3, पायोमेटर, ड्यूरामेटर और अरेक्नाइड, लेकिन हम देखते हैं तीनों को सम्मिलित रूप से बोल देते हैं मेनिनजेज। तो हम देखते हैं मस्तिष्क की झिल्लियों के बीच में कौन सा आवरण पाया जाता है, तो मेनिनजेज, मेनिनजेज आवरण पाया जाता है। और हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, तो जब ये दिया जाए कि मस्तिष्क की झिल्लियों के बीच में कौन सा फ्लूइड या तरल पदार्थ भरा होता है, तो सेरिब्रोस्पाइनल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। अब ये क्या करता है, मस्तिष्क की रक्षा करता है जब हमारा ब्रेन हिलता डुलता है, और हम देखते हैं इसी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि मस्तिष्क में ज्वर बढ़ जाता है, फीवर आ जाता है, उसी को बोल देते हैं ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, अब आ जाएगा मेनिंजाइटिस का संबंध शरीर के किस ऑर्गन से है, तो ब्रेन से। और ब्रेन में हम देखते हैं कौन सा द्रव भरा रहता है इसकी मेनिंजेस झिल्लियों के बीच, तो हम देखते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। जब भी ब्रेन की बात हो या हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की बात होती है कि फ्लूइड भरा होता है, दोनों का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल। क्योंकि जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत शरीर के कौन कौन से भाग आते हैं, पिछली बार वर्ग 2 के एग्जाम में पूछा गया था आपका 2012 का पेपर देखो, तो उसमें स्पष्ट दिया वर्ग 2 में साइंस में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत शरीर के कौन कौन से भाग आते हैं। वो साइंस में नहीं, सॉरी साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें दिया है ए ऑप्शन दिया है ब्रेन, ठीक है, बी ऑप्शन दिया है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसी को मेरुरज्जु कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, और सी दिया गया है शरीर के सभी अंग, है ना, ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, और डी दिया है इनमें से कोई ए और बी दोनों, तो हम देखते हैं ए और बी दोनों। तो जब भी हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी नर्वस सिस्टम से संबंधित बात होती है तो हम किसको दिखाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को, है ना। तो हम देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट किसका किसका डॉक्टर होता है, तो ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो कौन सा यदि इसमें आ जाए मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग है तो ब्रेन, और हम देखते हैं ब्रेन फीवर इसी को बोल देते हैं, और हम देखते हैं इसके लिए वायरस का नाम भी यही होता है मेनिंजाइटिस, और हम देखते हैं टीके का नाम भी यही होता है, एंटी लग जाएगा, तो इसके टीके के लिए कौन सा टीका होता है, एंटी मेनिंजाइटिस का टीका लगवाया जाता है। कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। मेनिंजाइटिस संक्रामक रोग है, संक्रामक है तो विषाणु जनित है, विषाणु जनित है तो विषाणु का नाम मेनिंजाइटिस, और हम देखते हैं प्रभावित अंग का नाम तो ब्रेन, और हम देखते हैं संबंधित टीके का नाम तो एंटी मेनिंजाइटिस। संबंध किससे, ब्रेन फीवर। अब इसके बाद में हम देखते हैं ट्रैकोमा। तो दोस्तों जब भी आप जैसे ऑप्टोपेथेल के पास जाते हो, या हम देखते हैं आँख के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक पोस्टर लगा रहता है उनके पास, अधिकतर डॉक्टरों के पास, और उसमें आँख बनी रहती है, आँख से आंसू गिरता रहता है, तो हम देखते हैं जैसे कहते हैं ट्रैकोमा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ट्रैकोमा का संबंध किससे है, तो आँख से। अब यही इसके वायरस का नाम होता है, कौन से विषाणु के द्वारा होता है, ट्रैकोमा। प्रभावित अंग का नाम क्या हो जाएगा, आँख, और हम देखते हैं इसमें रोगी की आंख से आंसू निकलता रहता है, और यदि उसका इलाज नहीं कराया जाता है तो दृष्टि कम होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो विषाणु जनित हो जाएगा, कौन से विषाणु के द्वारा, ट्रैकोमा। प्रभावित अंग का नाम क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं आँख हो जाएगी, और इसके लिए हम देखते हैं ओरियोमाइसिन ऑइंटमेंट, इस प्रकार की दवा होती है। लेकिन दवाओं को इसलिए नहीं हम लिखते हैं नोट्स में या बनाते हैं क्योंकि एक ही रोग की कई प्रकार की दवाएं हो सकती हैं, इसीलिए हम देखते हैं दवाओं को पूछते नहीं, कोई टीका होता है तो उसको पूछते हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्रैकोमा अधिकतर पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो आँख से। अब इन्फ्लुएंजा, इसी को फ्लू कह देते हैं संक्षेप में। तो इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम का बढ़ जाना, है ना, सर्दी जुकाम के साथ बुखार का आना इन्फ्लुएंजा कहलाता है। अब कौन से विषाणु के द्वारा होता है, तो इसमें केवल आई लगा देंगे तो इसके विषाणु का नाम क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजाई, इसी को फ्लू बोल देते हैं। ठीक है, प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग यहाँ संपूर्ण शरीर हो जाएगा, और हम देखते हैं इसके लिए, तो हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का घोल से कुल्ला कराया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, फिर साफ करने के लिए इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, डेंगू, डेंगू आपने बहुत सुना होगा, डेंगू ये इसी को बोल देते हैं ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। अब कौन से विषाणु के द्वारा, तो यही इसके विषाणु का नाम होता है। अब यदि आ जाए कि जो डेंगू रोग होता है तो कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर का नाम होता है एडिज एजिप्टी। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू का जो मच्छर होता है उसका नाम क्या होता है, एडिज एजिप्टी। और देखिए जितने भी मच्छर होते हैं तो हम देखते हैं कि गंदे पानी में फैलते हैं, लेकिन कौन से रोग का जो मच्छर होता है, कौन सा मच्छर है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है, तो डेंगू का जो मच्छर होता है स्वच्छ जल में पाया जाता है।
तो इस प्रकार से एडिटिविटी। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का पार्ट कह सकते हैं, ब्लड का पार्ट, तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो तेजी से घटने लगती हैं। और यदि एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो हम देखते हैं, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं तो 1.5 1.5 से 3.5 लाख यानी प्रति घन मिलीमीटर रक्त में कितनी ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो 1.5 से 3.5 लाख तक पाई जाती हैं। यदि आ जाए स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो प्रति घन मिलीमीटर रक्त में कितनी ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, या रक्त प्लेटलेट्स उसी को बोल देते हैं, या उसी को थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। तो हम देखते हैं 1.5 से 3.5 लाख। इनका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का होता है, रक्त के जमने में सहायता करना। तो हम देखते हैं, बताते हैं कि जब किसी को डेंगू हो जाता है तो इसमें प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, और बताते हैं कि यदि इनकी संख्या घटकर लगभग 10,000 तक पहुंच जाती है और रोगी को हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स नहीं दी जाती हैं, तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से डेंगू क्या है, तो विषाणु जनित रोग है, और डेंगू विषाणु के द्वारा होता है। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं और इनकी संख्या तेजी से घटने लगती है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और यदि आ जाए एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रति घन मिलीमीटर रक्त में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 1.5 से 3.5 लाख। ठीक है, अब एक आता है पोलियोमेलाइटिस, ये इसी को बोल देते हैं पोलियो, है ना। तो पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो भी क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है, यही इसके विषाणु का नाम है पोलियोमेलाइटिस। अब देखिए इसमें क्या होता है, कई बार ये दो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पोलियो दूषित जल द्वारा भी फैलता है, भोज्य पदार्थों के द्वारा फैलता है। अब ये अधिकतर बच्चों में ही क्यों होता है, यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम देखते हैं कि बच्चों में इस रोग के प्रति इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए हम देखते हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। और हम देखते हैं जब वो दूषित भोज्य पदार्थ करते हैं तो दूषित भोज्य पदार्थ जो होते हैं तो हम देखते हैं कि बकल कैविटी के जरिए इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं आंत में, और आंत से हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो वहीं से ही हम देखते हैं कि जितनी भी रैखिक पेशियां होती हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स की बात करते हैं तो हाथ पैरों में पाई जाती हैं, तो उनमें इनएक्टिविटी आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है, जिससे बच्चे विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, यदि आ जाए प्रभावित अंग तो हाथ पैर दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो हाथ पैर नहीं लिखेंगे, इसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख सकते हैं। ठीक है, वायरस का नाम पोलियोमेलाइटिस, और हम देखते हैं और प्रभावित अंग का नाम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र हो जाएगा। अब पोलियो के लिए जो टीका दिया जाता है तो कभी कभी आ जाता है कि पोलियो से संबंधित टीका कौन सा दिया जाता है, तो जब टीके की बात होती है तो कई बार हमें कंफ्यूज होने लगती है कि टीका क्या है। तो टीका जो होता है वैक्सीन से मतलब होता है इंजेक्शन से। तो हम देखते हैं इसके लिए टीके की खोज जो की थी तो साक ने की थी, अंग्रेजी में SALT लिख देते हैं, तो साक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे साक का टीका बोल देते हैं। तो कई बार आपका एग्जाम में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, साक का टीका किस रोग से संबंधित है, तो पोलियोमेलाइटिस से। अब इसी से संबंधित जो मुंह से पिलाई जाती है दवा उसको ड्रॉप बोलते हैं। यदि आ जाए पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो साक ने। ये पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, जो मुंह से दवा पिलाई जाती है, पोलियो ड्रॉप। तो पोलियो ड्रॉप की खोज की थी एल्बर्ट सेविन ने, एल्बर्ट सेविन ने। तो यदि आ जाए पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, तो एल्बर्ट सेविन हो जाएगा, और टीके की खोज किसने की थी, तो साक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं जॉन्डिस, इसी को पीलिया कहते हैं, इसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। ये सबसे गंभीर बीमारी है जो आजकल हो रही है। और हम देखते हैं कि जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जब भी जॉन्डिस की बात करेंगे तो जॉन्डिस से प्रभावित अंग कौन सा होता है, लीवर। अब देखना, जैसे लीवर की हम बात करते हैं तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और हम देखते हैं हमारे शरीर के कौन से पार्ट में होता है। अब यही पूछना अच्छी तरह से याद करके जाएं, रट के जाएं। तो लीवर हमारे शरीर में दाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर, लेफ्ट या राइट, राइट में स्थित होता है। कितने भागों में बटा होता है, 2, ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट। और हम देखते हैं राइट पार्ट की निचली सतह पर एक गोलाकार रचना पाई जाती है, बॉल टाइप, और जिसे बोल देते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, या इसी को हिंदी में बोल देते हैं पित्ताशय, जिसे क्या बोलेंगे, लीवर। अब कई बार आपका वर्ग 3 जैसी परीक्षाओं में, पुलिस में, लीवर हमारे शरीर के कौन से भाग में स्थित होता है, दाएं भाग में स्थित होता है, बाएं, तो दाएं भाग में स्थित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। अब यदि आया पित्त कहाँ बनता है, बाइल की बात करते हैं तो लीवर में बनता है, लेकिन जमा कहाँ होता है, तो गेंद रचना गॉल ब्लैडर में। अब इसमें क्या होता है, जो जॉन्डिस रोग होता है
तो हम देखते हैं कि इसमें जो पित्त बनता है और जमा होता है, इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में हम देखते हैं कि जब पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो हम देखते हैं उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, तो हम देखते हैं कि जो पित्त होता है ब्लड के जरिए संपूर्ण बॉडी में फैल जाता है और जिससे हम देखते हैं कि संपूर्ण शरीर का रंग पीला हो जाता है, जिसे पीलिया बोल देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कई बार आ जाता है जलजनित रोग है, तो बिल्कुल जल के माध्यम से भी इसके विषाणु फैलते हैं, इसीलिए इसे जलजनित भी बोल देते हैं, है ना। तो पोलियोमेलाइटिस विषाणु जनित रोग है, यही इसके वायरस का नाम है। प्रभावित अंग का नाम, इफेक्टेड ऑर्गन का नाम, लीवर आ जाएगा। कौन से पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, तो लीवर में क्या बनता है, बाइल, ये इसी को बोलते हैं पित्त, है ना। और हम देखते हैं इसमें पोलियोमेलाइटिस की बात करते हैं, सॉरी जॉन्डिस की बात करते हैं, इसी को हेपेटाइटिस बोल देंगे, इतने रोगों से पूछ देते हैं इतने नाम से, ठीक है। अब अंत में मीसल्स, ये इसी को बोल देते हैं हिंदी में खसरा, ये भी बच्चों में होता है, इसीलिए बच्चों में इस रोग के प्रति इम्यूनिटी विकसित करने के लिए पहले इसकी टीका लगवा दिया जाता है। तो मीसल्स, इसमें क्या होता है, बच्चे के नाक से, और हम देखते हैं आंखों की बात करते हैं, आइज की बात करते हैं, तो उससे हम देखते हैं आंसू बहने लगते हैं, नाक से स्राव होने लगता है और शरीर पर दाने निकल आते हैं, है ना, इसे बोल देते हैं खसरा। तो खसरा विषाणु जनित रोग है, यही इसके विषाणु का नाम हो जाएगा, यही इसके टीके का नाम हो जाएगा। इसमें होता है, बच्चों में होता है। तो ये थे वायरल डिसीज, तो इनको पढ़ना है जिस प्रकार से हमने वीडियो में देखा है, इतने से कोशिश रहेगी कि इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा, है ना। तो हमने इस क्लास के माध्यम से विषाणु जनित को दोस्तों, इसके बाद हम कल और रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जब पूरे रोग हो जाएंगे तो एक दिन केवल और केवल क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपने वीडियो देखा है तो आपको कहाँ तक देखा है, किस गहराई का, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म होती है इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।